आपने मथुरा और वृंदावन के बंदरों के आतंक के किस्से सुने होंगे। हमारे एक मित्र हैं, मथुरा में पोस्टेड हैं, उन्होंने एक और किस्सा सुनाया। किस्सा ये है कि आप वृंदावन जाएंगे, अगर आपने चश्मा पहन रखा है या हाथ में कोई चीज़ है, ख़ास तौर पर चश्मा, बंदर आएगा, आपका चश्मा खींच के ले जाएगा। जब तक आप संभलेंगे तब तक बंदर वापस से ऊंचाई पर। फिर आपको आसपास के लोग मिलेंगे कि अरे चश्मा चला गया, अरे बड़ा बुरा हुआ, आप इसको फ्रूटी पिलाओ तो ये चश्मा दे देगा। तो पहले आपको लगेगा कि यार क्या चीज़ है, लेकिन चश्मा अमूमन लोगों का 2000 4000 जैसा भी रेट हो वो होता है। अब फ्रूटी पता करोगे आप तो वहाँ पे फ्रूटी के रेट भी कुछ बढ़ा के रखते हैं कि साहब 50 की है, 100 की टाइप से। तो आप फ्रूटी दोगे या उछालोगे, या जो व्यक्ति होगा जो आपको ये बोल रहा होगा, तो वो अमूमन बंदर चश्मा छोड़ देता है और फ्रूटी ले लेता है। पर कभी कभी कुछ बंदर अतिरिक्त कलाकार होते हैं। तो ऐसे ही एक बंदर ने, उन मित्र ने किस्सा सुनाया कि उसको फ्रूटी उछाली गई तो उसने फ्रूटी पकड़ी और फिर चश्मा ना तो वहाँ छोड़ा ना नीचे गिराया, चश्मा उसने बगल में बैठे बंदर को पकड़ा दिया और बगल का बंदर फिर आपकी तरफ ताकने लगा। तो इस तरह के कुछ किस्से आज हमने सुने। हम पूरे दिन मथुरा में थे और केडी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट से बहुत मज़ेदार बातचीत हुई। मतलब मैं ऐसे नौजवान लड़के लड़कियों के बीच जाता हूँ तो थोड़ा सा पार्ट टीचर हो जाता हूँ और इट्स गुड फन। आप देखिएगा वो वीडियो, काफ़ी चीज़ों पे बात हुई, मेडिकल रिफॉर्म्स पे बात हुई, रैगिंग कैसी होती थी, कैसी क्या होती है नहीं होती है, इंट्रो कैसा होता है, सीनियर जूनियर का रिलेशन कैसा है, और डॉक्टरों को लेके सबसे ज़्यादा जो मिथ्स हैं किस तरह के, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे लोगों ने सबसे ज़्यादा क्या फ़नी चीज़ें सुनी हैं इस प्रोफेशन के बारे में, वो आपको पता चलेगा। शाम को हम लोग छाता विधानसभा है एक मथुरा की, उसमें एक गांव में गए और वाल्मीकि बस्ती थी, तो वहाँ पे लोगों से बातचीत की। कई लोग थे जो सफाई कर्मचारी थे नगर पंचायत में या दूसरी जगहों पे, और उन्होंने एक बड़ी जेन्युइन सी डिमांड रखी और उस डिमांड के सोशियो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी हैं। मतलब उन्होंने एक मंदिर की मांग की, एक बारात घर की मांग की और एक कंपैरिजन भी बताया। तो वो एक इंटरेस्टिंग लर्निंग थी टू अंडरस्टैंड द लेयर ऑफ डेमोक्रेसी। और इसके अलावा हम लोग मथुरा में, वो कौन सी थी चाय, एक बड़ी दिलचस्प सी दुकान थी जहाँ तुम लोग वो निपटाने में लगे थे। अरोरा चाय थी। अरोरा नहीं थी, वो बहुत फेमस चाय है। हाँ, बुखैर या कुछ ऐसे करके, ब्रिजवासी स्वीट्स के पास थी। बुखारी, बुरख है, बुखारी टाइप चाय थी। हाँ, बुखारी नाम नहीं था वो, उसके वैसे ही कुछ शब्द था। होली गेट के पास है, होली गेट के पास थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और हम लोग कौन से घाट पे गए थे? तीर्थ विश्राम घाट पे गए थे। हाँ, और वहां पे भी बंदरों का बहुत आतंक दिख रहा था। और हाँ, मुझे बंदर के बच्चे ज्यादा दिख रहे थे उसमें। तो भैया बड़े क्यूट से आप एक उसकी तरह गए थे ना थोड़ी देर के लिए, जो लोग वहां रहते हैं वो सुना रहे थे ना, जो लोग वहां रहते हैं। वो लड़का मिलने आया हाथ में डंडा लिए हुए था, क्यों जी बंदर बहुत हैं गली में। पर सर मेरे को इसका एक वो लगता है कि अगर आप मतलब इंसानों ने आप जरा माइक पकड़ लो, जब जेरी बोल रहे हैं तो जेरी को दिखाओ। हाँ, जब इंसानों ने सब जगह तो कब्जा कर लिया है, जो वीडियो में कह भी रहे थे भाई साहब। हाँ, वो इन्होंने बोला ना कि आप जंगल काटते जा रहे हो और खाने की चीजें, वही बात है ना। अब इंसानों ने सब जगह कब्जा कर लिया है, आप कहते हैं हमारे घर में सांप घुस आता है, बंदर घुस आता है, तो वो लोग रहे कहाँ, वो जानवर रहे कहाँ? मतलब हम लोग अपने पर्सपेक्टिव से उनका आतंक बोल रहे हैं, टेक्निकली तो इंसानों का आतंक है। मथुरा जब आप, जैसे वो एक बड़ी फेमस तस्वीर है ना कि हिरन है और एक सड़क से गुजर रहा है, तो वो लिखा होता है कि आपको लगेगा कि हिरन सड़क से गुजर रहा है ना, सड़क पे आ गया हिरन। हिरन सड़क पे नहीं आ गया, सड़क उसके घर यानी जंगल में आ गई। आप मतलब बहुत मतलब हम जब मैं बचपन में थे, जब तो हम लोग वो देखते थे कृष्ण लीला और ये सब चीजें आती थी, तो उसमें दिखाया जंगल है। मथुरा और वृंदावन सिर्फ जंगल था, एक गांव था मथुरा का, और वृंदावन में जंगल थे ये बीच में सिर्फ। अब देखो आप वहाँ बसावट इतनी हो गई है, पूरा शहर बच चुका है, तो वो लोग जाए कहाँ? हम लोगों ने सब जगह उनकी खत्म कर चुके हैं। एक हालांकि मतलब एक सज्जन व्यक्ति से आज मेरी बात हो रही थी,
तो पता चला कि जो परिक्रमा मार्ग है हाँ। उस पे बहुत काम हुआ है, वो मार्ग दुरुस्त हुआ है, और वो जो गोवर्धन पर्वत है वो थोड़ा सा अपने स्वरूप में वापस लौट रहा है। वहाँ पे लकड़ी की कटाई बंद हो गई है और बाउंड्री हो गई है, तो जंगल वापस से कायम हो रहा है उस गोवर्धन पर्वत के ऊपर। मैं लगभग 4 या 5 साल पहले परिक्रमा देने आया था यहाँ पे, तो इतना मतलब रात में भी आप वहाँ पे इतना रश चलता है और इतनी भीड़ रहती है, लेकिन वहाँ पे जो जंगल है वो मतलब क्या सुंदर जंगल है यार। जैसे मैं मतलब फिल्मों में देखता हूँ या डिस्कवरी वगैरह पे देखता हूँ वैसा जंगल दिखता है आपको, लेकिन वो डरावना नहीं है, इतना सुंदर लगता है आपको। पेड़ जब आप रात में कहीं शांत जगह, अभी जैसे मैं बाहर बैठा था तो पानी की आवाज़ ना मेरे को सुनाई दे रही थी, पानी चल रहा है, तो वहाँ पे वो है, पेड़ अगर हिल रहा है तो उसकी पत्तों की आवाज़ें आ रही है आपको, वो शांति चाहिए। बढ़िया। पत्तों की आवाज के साथ साथ राधे राधे की भी आवाज आ रही थी। मतलब हाँ, आपको उनके पास जाना पड़ेगा ताकि ऑडियो डायरेक्शन बताने के लिए भी लोग राधे राधे का यूज कर रहे थे कि कहाँ जाना है तो इधर दाएं दिखा के या बाएं दिखा के राधे राधे, तो वो चीज था। सर कह भी रहे थे कि हम लोग लगभग यहाँ पर एक दिन में करीब 1 करोड़ बार लोग राधे राधे जरूर बोलते हैं, ज्यादा, उससे अरे ज्यादा तुम ही। ये तो बताओ कि तुम्हारे सिर पे ये चंदन क्यों लगा हुआ है? हाँ, तो हम लोग जो है सिर पे नहीं, माथे माथे पे, सिर पे आयुष जी हमारे यहाँ, सर आयुष जी हमारे यहाँ इसको माथा बोलते हैं। माथे और सिर में क्या अंतर है सर? ये सर है, ये सर है और ये माथा है। अच्छा, उर्दू में मतलब इसको इसको सभी बोलते ऊपर ऊपरी वाले हिस्से को सर बोलते हैं। जी, ये सर है, ये माथा है। दिस इज हेड, दिस इज फोरहेड। अच्छा, आप इंग्लिश मीडियम है तो अंग्रेजी में बता देता हूँ। नहीं दिस इज फोरहेड। कल तो बड़े हूल में कह रहे थे कि क्या? मैंने इंग्लिश में पढ़ा है। भूल में नहीं कह रहे थे, अरे गुरु! अरे यार, जेएनयू वाले। अच्छा, अब तुम जेएनयू पे आओगे बेटा। हाँ, जेएनयू वाले क्या? हाँ, पढ़ाई लिखाई रहती नहीं, फुर्सत की चीजें सोचती हैं। ये टिप्पणी इस लायक नहीं कि मैं इस पे रिएक्ट करूं। अरे यार, आप लोग फुर्सत आदमी हैं यार। हम फुर्सत में हैं। और तुम ही तो कहते हो, तुम विपश्यना करने गए थे तब तुमने कहा था कि इतनी बड़बड़ में कुछ रखा नहीं है। तुम ही ज्ञान दे रहे थे ना, हम कुछ नहीं कर पाए में कि हम ये नहीं कर पा रहे हैं, ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, ये वो। कल को तुम ये भी कहते हो क्या ये ऐसे बैठे हो आके मूंदे, इतनी फुर्सत में हो। हम कोई मतलब कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूशन थोड़ी था, कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जहाँ विपश्यना कराई अरे जाती है। राधे राधे, हम लोग एक सेकंड रुक जाओ। तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए आयुष? अरे यार, सीरियस हो गया यार, कुछ नहीं होना चाहिए मुझे लगता है। ये सब पढ़ाई लिखाई, अच्छा, काम, पहले रोजगार, पिन ये मारो, पहले पिन मारो और फिर सीरियस हो गए। शिक्षा व्यवस्था पे बहुत ही गंदा बयान दिया है यहाँ पर आयुष ने, ये और बिल्कुल उस पूरी तरीके का शिक्षा है जैसे व्यवस्था कई के ऊपर उन्होंने कटाक्ष किया है। जो कई लोग बोलते हैं कितने साल पढ़ोगे, अरे जीवन भर पढ़े आदमी। ये तो वो जो हल्के प्रवक्ता नहीं होते टीवी डिबेट में, कितने साल पढ़ोगे। यहाँ कौन सी गंभीर बात हो रही, हल्की बात तो हो रही है। नहीं नहीं नहीं, हमारी देखो, तो इधर दिखाओ। हल्की बात ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हल्की फुल्की बात एक होती है कि हम लोग चिल करते हुए कुछ कह रहे हैं, कुछ उसमें जीवन का सार आ रहा है, कुछ अनुभव आ रहा है, और एक हल्की बात होती है जिससे किसी की क्षति हो, हानि हो। जेएनयू के अपयश के लिए वैसे ही पर्याप्त प्रयास किए जा चुके हैं, आप क्यों उसमें भागी बनते हैं? वाह, बाकी कहाँ, देखिए मजाक से, देखिए जोक से कोई परे नहीं है। और नहीं जेएनयू नहीं, का भी अरे मजाक अरे, उड़ाया हम जाएगा। जेएनयू, हम खुद जेएनयू की कमियां, जेएनयू का मजाक सब करते हैं, लेकिन आप लोग ना जेएनयू वाले ऐसे क्या, जेएनयू वाले क्या हो गया भाई? जेएनयू वालों ने कौन सी दवाई जमीन जोत ली है? जमीन ने जोत ली, हम तो मजे ले रहे हैं, हमको या आपके तुम मजे अरे ले। तुम्हें ढंग के मजे लो ना, मैं बताता हूँ तुम्हें जेएनयू हाँ, के मजे। बताइए। देखिए, जेएनयू का मजा नंबर 1 ये है कि जेएनयू में ज्यादातर ना जो लोग हैं एकदम वो ऐसा, एकदम उनको विद्युता के शो ऑफ की ऐसी बीमारी होती है। जैसे अभी ये सब में बात कर रहे थे ना हम लोग, तो अच्छा, मुझे लगा आप कहेंगे कि जैसे अभी मैं ये कर रहा हूँ ना। जैसे अभी एक टिपिकल जेएनयू वाला होता तो वो ये कहता कि अमित की बात सुन के मुझे ग्रामशी का वो प्रसंग याद आ गया, और फिर ग्रामशी को कोट करते। फिर जैसे मैंने कहा ना कि वो वाल्मीकि बस्ती, हाँ साथ ही मुझे सहज ही हफमॉम की वो चीज़ ध्यान आ रही है, या फलाने थिंकर ने जो एक स्ट्रक्चरल
चीज बताई थी सोसाइटी वाले, तो वो इतने मतलब कोट्स में बात करते हैं, लिटरली उद्धरणों में बात करते हैं। अब कुछ लोग तो होते हैं जो जेन्युइनली बहुत विद्वान होते हैं, बहुत वेल रेड होते हैं जेएनयू में, वो इतना नहीं बात करते, उनसे आप पूछोगे तो आपको बता देंगे। लेकिन बहुत सारी अधजल गगरियां होती हैं मेरी तरह, जो इसी तरह से छलकती हैं। तो जेएनयू में एक ये कमी है कि एक दौर होता है जिसमें आप सहजता को भूल के हर वक्त अपने पांडित्य का, विद्वता का प्रदर्शन करने की टोह में लगे रहते हैं, एक चीज़ है। और दूसरी चीज़ है कि हम लोग जेएनयू की नॉस्टैल्जिया में इस कदर ग्रस्त हो जाते हैं कि जेएनयू की कमियां, जैसे वहाँ पे बहुत अच्छी रिसर्च नहीं हो रही, रिलेटिवली ठीक हो रही होगी, लेकिन जिस तरह की रिसर्च जेएनयू में होनी चाहिए, लिटरेचर में, ह्यूमैनिटीज़ में, चैलेंजिंग वर्क बहुत नहीं हो रहा है। मतलब एक फर्मे को तोड़ के वो यूनिवर्सिटी बनी थी, अब वही एक फर्मा बन गया है। आपको लगातार, मैं अभी एएमयू के स्टूडेंट से जो बात कर रहा था वो जेएनयू पे भी लागू होती है, आपको लगातार खुद को चैलेंज करना होगा। तो वो एक चीज़ है, एक ज़बरदस्ती का सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया है कि नहीं साहब, तो आपको लगातार वो चीज़ों को करना होगा। एक ट्रेडिशन के नाम पे आप बहुत सारी चीज़ें नहीं ढोते रह अच्छा सकते। ये बताइए, जेएनयू में देशद्रोही होते हैं क्या? अभी कोई और भी 1-2-3 दिन पहले आपसे पूछ रहा था। क्या मैं आपको देशद्रोही दिख रहा हूँ? जेएनयू में देशद्रोही होते हैं क्या? मैं जेएनयू से हूँ, क्या मैं आपको देशद्रोही दिख रहा हूँ? नहीं। देन यू हैव योर आंसर। अरे यार ये तो मतलब ये कोई वो नहीं है। तो तुमने सवाल पूछा ये कि जेएनयू, नहीं तुम सवाल पूछ रहे हो जेएनयू में देशद्रोही होते हैं क्या, कैसे मापा जाएगा? कोई ऐसा, जैसे आपने साइंस पढ़ी है, आप साइंस एडिटर हो, कोई एक आप ऐसा बढ़िया सा वो बनवाओ, जैसे थर्मामीटर होता है टेम्परेचर नापता है, वैसे कोई मीटर बनाओ जो किसी को लगाए तो पता चल जाए कि वो देशभक्त है कि देशद्रोही है ना। आपकी साइंस ने तो बहुत तरक्की कर ली ना, खास जेएनयू के लिए एक ऐसा बनवाई है। और आप किसी को एक पैमाने पे तौली क्यों रहे हो? मतलब संस्थान है, अगर मान लो अलग अलग विचारधारा के लोग हों तो हम कैसे माप सकते हैं कि किसी शिक्षण संस्थान में कैसे व्यक्ति होंगे या कैसे नहीं होंगे? मुझे लगता है कि एक यूनिवर्सिटी वो जगह होनी चाहिए जहां पे हर मुमकिन विचार को बात करने की गुंजाइश मिले। कि एक आदमी फर्ज करो कहे कि दुनिया में जो कुछ भी है वो सब ईश्वर ने बनाया है, और एक आदमी कहे कि ईश्वर का तो अस्तित्व ही नहीं है, ये सब नेचर है, एवोल्यूशन है, बिग बैंग थ्योरी, ये थ्योरी वो थ्योरी। और इन दो सत्यों के बीच में या दो विचारों के बीच में, सत्य भी नहीं, सत्य तो बहुत परिवर्तनशील चीज़ है, इनके बीच के जितने सारे हैं विचार वो सब वहाँ पर बात की जा सकती हो। यूनिवर्सिटी इसलिए होती है ना कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स आइडिया है, वरना तो फिर आप हो जाओगे ना कि किसने, गैलीलियो को सजा हुई थी ना, उसने कहा धरती गोल है तो चर्च के लोगों ने दौड़ा लिया था। आप वैसा समाज चाहते हो या आप क्रिटिकल थिंकिंग वाला चाहते हो? और जाहिर सी बात है कि कोई भी क्रिटिकल थिंकिंग होगी तो वो उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के भीतर होगी। और अगर कोई भी, चाहे वो जेएनयू का स्टूडेंट हो, चाहे आईआईटी का स्टूडेंट हो, चाहे वो कहीं का स्टूडेंट ना भी हो, अगर देश का नियम कानून तोड़ता है तो उसे सजा मिलेगी। लेकिन वो देश का कोर्ट तय करेगा। तो देश के कोर्ट ने तय किया है क्या कभी कि जेएनयू देशद्रोही है, ऐसा कुछ नहीं। ये दो बहुत कॉमन ऐसे फेसबुक कमेंट टाइप के किए जाते हैं ना कि जेएनयू के लोग खाली बैठे रहते हैं और जेएनयू के लोग देशद्रोही होते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा, मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब एक ये भी है कि जो एकेडमिक एक्सीलेंस के इंडेक्स हैं उस पे जेएनयू हमेशा टॉप 10 में रहता है इस देश में, है ना। और कई लोग जो ये कहते हैं कि जेएनयू में ऐसे मुफ्त में शिक्षा होती है, मुझे लगता है कि इस देश के सभी हायर स्टडीज़ के जो इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ पे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग हैं उनके लिए ऐसी शिक्षा और स्वास्थ्य, इसमें तो मुनाफा वैसे भी नहीं होना चाहिए, है ना। आज देखो हम लोग उस गांव में थे चौमुआ में, वो एक महिला आई, क्या बोली कि मेरा बेटा कोमा में पड़ा है और एक बेटे की डेथ हुई और उसके इलाज में 10-12 लाख रुपए खर्च हो गए, और मैं इस चक्कर में बिजली का बिल नहीं दे पाई, तो वो बिजली का कनेक्शन काट गए और फिर मुझे उधार लेके बिल देना पड़ा। तो वो महिला ऋण के दुष्चक्र में फंसी। क्यों? क्योंकि उसका बेटा बीमार हुआ और उसका इलाज नहीं हो पाया। तो एक गरीब महिला है, उसकी औलाद का इलाज नहीं हो पाया, उसकी सारी पूंजी लग गई उसमें। इलाज सस्ता हो सबके लिए, शिक्षा, आपको ध्यान है हम लोग पिलखुआ में महिलाओं से बात कर रहे थे, कितनी बेबसी में बोल रही थी कि
हाँ उसका कोर्स करवा दें लेकिन 10,000 8,000 फीस है, कैसे देंगे? तो विषय ये नहीं होना चाहिए कि जेएनयू में सस्ती शिक्षा क्यों है, विषय ये होना चाहिए कि सब जगह सस्ती और अच्छी शिक्षा क्यों नहीं है। हमारा कंसर्न ये होना चाहिए, है ना। और जो बात मैंने वो कही, उन सब के बीच जेएनयू में मैंने कहा आपको कि एकेडमिक एक्सीलेंस नहीं, फैकल्टी अब वैसी अपॉइंट नहीं हो रही है। मैंने खुद देखा है कि बहुत ही अभी इसका निज़ाम है, यूपीए का शासन है तो इस तरह का अपॉइंटमेंट होगा, एनडीए का शासन है तो इस तरह का अपॉइंटमेंट होगा, एकेडमिक एक्सीलेंस नहीं। और जेएनयू की जो एक आलोचना होती है और वो होनी चाहिए कि लंबे समय तक जेएनयू में सिर्फ वामपंथी रुझान वाले फैकल्टी की ह्यूमैनिटीज़ में नियुक्ति हुई है। तो ये जेएनयू ने अपने लिए ही चीज़ें खराब कर ली, क्योंकि मान लो आपने 10 प्रोफेसर रखे और 10 के 10 लेफ्ट रुझान वाले हैं, ठीक है, तो वो लेफ्ट की ही अलग अलग क्रिटिक करते रहेंगे कि ये वाला लेफ्ट अच्छा है, वो वाला लेफ्ट अच्छा। अब आप सोचो कि 10 प्रोफेसर हैं, उसमें 3 लेफ्ट के हैं, 3 राइट के हैं, कुछ सेंट्रिस्ट हैं, सोशलिस्ट हैं, और कुछ है जो इन तीनों को चैलेंज कर रहे हैं। नाउ थिंक ऑफ इट कि वो कितनी कमाल की यूनिवर्सिटी होगी, है कि एक दक्षिणपंथी बैठा है, धुर दक्षिणपंथी, एक धुर वामपंथी, एक ही स्टाफ रूम में, और एक कोई समाजवादी बैठा है। हमारे यहाँ फ्री थिंकर्स हुआ करते थे पहले जेएनयू में, तो जो लेफ्टिस्ट हुआ करते थे उनको फ्री थिंकर्स चैलेंज किया करते थे, वो किसी बात से नहीं बंधे थे। तो वो एक अच्छा होगा। तो जेएनयू का ओवर द पीरियड जो एक कल्चर बिल्ड हुआ है, उसकी अच्छाई ये है कि बहुत ही डिस्कशन डिबेट का कल्चर है, बुराई ये है कि वो डिस्कशन डिबेट ज़्यादातर एक ही उसमें होता था। जो जेएनयू की एक जो ये इमेज है कि वो वामपंथ का गढ़ है, वो इसीलिए है क्योंकि जब आप लगातार वैसी फैकल्टी और वहाँ पे जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थे वो लगातार वही मजबूत रहे, SFI, आइसा, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन मजबूत रहे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और NSUI ये भी प्रेजेंट हैं। मतलब मैं तो जब 2004 में गया था तब से लगातार वो प्रेजेंट है, लेकिन उतनी डोमिनेंट प्रेजेंस उनकी नहीं थी। तो वो है, तो एक कल्चर है जो थोड़ा सा हावी है, लेकिन जेएनयू में सब तरह के लोग पाए जाते हैं। आप देखिए निर्मला सीतारमन आज देश की वित्त मंत्री हैं, तो वो जेएनयू में तब भी वो फ्री थिंकर्स और सोशलिस्ट और वो सब चीज़ें किया करती थी, है ना। या जयशंकर हैं जो देश के विदेश मंत्री हैं, वो भी जेएनयू पढ़े हुए। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बेतुकी बात होनी चाहिए, जेएनयू को जानना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ जेएनयू की जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है, एंड देन वील स्विच टू सम अदर टॉपिक। मैं ग्रेजुएशन उरई से करके आया, ठीक है। तो उरई अगर एक ह्यूमन इंडेक्स देखा जाए जो है, तो एक पिछड़ा ज़िला माना जाता है। उरई जालौन बुंदेलखंड का ज़िला है। तो पिछड़े ज़िले से जब कोई आता है तो उसको कुछ ऐसे कुछ एडिशनल नंबर मिलते हैं, किसी भी वो उससे हो, जनरल से हो, ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो। तो मुझे भी वो कुछ मिले थे नंबर, और उसकी वजह से मेरा जेएनयू में दाखिला हुआ। तो जेएनयू में ये इंश्योर किया जाता है कि देश के जो सबसे पिछड़े इलाके हैं, जो अति पिछड़ों से आते हैं, उनको और कुछ एडिशनल नंबर, वहाँ के स्टूडेंट आए, अलग अलग बैकग्राउंड के स्टूडेंट आए, ताकि जब आप वहाँ पहुँचो तो जो एक भी नारे में बात कही जाती है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत तो तब होगा ना जब आप भारत की वैरायटी को एक्सपीरियंस करोगे। और जेएनयू में पढ़ने के दौरान ही मेरे कुछ निजी वजहों से कुछ आर्थिक संकट आया, तो हमें स्कॉलरशिप भी मिली। उस स्कॉलरशिप को कहते हैं मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप, MCM स्कॉलरशिप। तो और ये बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी होगा। मुझे भी मिली। तो मैं ये कहता हूँ कि यूनिवर्सिटी की आप आलोचना करो कि देखो आपका ये रिसर्च वर्क अच्छा नहीं हो रहा है, ये चीज़ अच्छी नहीं है। जेएनयू में साइंसेस में बहुत अच्छा रिसर्च वर्क होता है ना। तो लेकिन ये इस तरीके की बात करना कि जेएनयू में क्या देशद्रोही पाए जाते हैं, कि ये तो मैं इसे बहुत ही मूर्खतापूर्ण और पक्षपात से भरा और एक शरारत से भरा वो कहता हूँ कि किसी चीज़ को आप जाने बिना उसके बारे में, और मुझे लगता है किसी भी चीज़ के बारे में इस तरह की डेफिनेट ओपिनियन देना, अरे ये तो ऐसा है, ये बहुत ही वो है। और जानते हो तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो लगातार? क्योंकि इस बातचीत के क्रम में मैंने कहा कि उस सूचकांक में उरई जालौन को पिछड़ा जिला माना जाता है। लेट मी फिनिश। तो इसके चेहरे पर वो आई, ओह बोल लो अगला सवाल मेरा रेडी है। उस सूचकांक में माना जाता है, लेकिन आयुष दुनिया में 3 शहर हैं। बताओ कौन कौन से? दुबई, मुंबई और उरई। शाबाश, आई एम ग्लैड कि तुम भी ये मानते हो।
नहीं, बात माथे से शुरू हुई थी और जेएनयू पे पहुंच गई, और मैं देशद्रोही नहीं मानता। तो यार माथे पे चंदन का तिलक है और इसकी क्या खुशबू, हम लोग बांके बिहारी मंदिर से आ रहे हैं, वृंदावन में है, तो क्या खुशबू थी, और खुशबू से याद आया हींग की क्या खुशबू थी, आंखों में घुस गई। अच्छा अफवाह हाँ, निकाल हमने दी। तो कल ब्लॉग शूट नहीं किया। हाँ हाथरस का, अरे अपनी वो हीरोइक रिपोर्टिंग वाली बात बतानी है। मुझे खुद हाथरस में हींग बनती है और उसकी झार बहुत तेज होती है। तो हमने वो रॉ हींग भी देखी जो काबुल में पहाड़ियों के बीच अतिशय सूखी ठंड को झेलते हुए हींग के पौधे बड़े होते हैं और फिर उनकी जड़ों में कट लगा के वो हींग निकाली जाती है और फिर किस तरह से उसमें मैदा और गोंद और थोड़ा सा कपास का तेल मिला के, जो आप लोग बंधानी हींग, कंपाउंड हींग जिसको बोलते हैं, तो वो हमने बनते हुए देखी और बड़ी तेज़ झाड़ थी। मेरी तो आंखें नहीं खुल रही थी एक टाइम पे, तो मुझे गॉगल्स भी लगाने पड़े। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। हाँ, आपकी अवार्ड विनिंग पत्रकार था। अरे अच्छा एक्सपीरियंस था ऐसा कि जैसे भूल नहीं पाएंगे। हम लोग को क्या है कि एक दूसरे गांव रिपोर्टिंग के लिए जाना था, एकता गांव था, लेकिन वहां जा रहे थे, रास्ता खुदा मिला, बीच से ऐसे बिल्कुल खोद मारा था। तो पूछा भैया उतर के कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो पता चला कि यार खेतों में तो में पानी भर गया है, लोगों के पानी की बड़ी समस्या है और उसके लिए एक ने रास्ता काट दिया, दूसरे खेत में पानी घुस गया और ये सब। फिर वहां पे गए हम लोग, फिर उन्होंने बताया यार हमारे बच्चों का स्कूल भी पानी में डूब गया है। हमने बोला अच्छा, तो फिर सब लोग गए वहां पे वो स्कूल देखने के लिए, और वहां पे बारिश होने लगी, बच्चे तैर के स्कूल पार कर रहे थे। वो उसका हमने एक अलग से वीडियो शूट किया है, वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हुआ ये कि जब ये सब हो रहा था, हम स्कूल दिखा रहे थे, तो बारिश होने लगी। और ये जो सेटअप जेरी ने पकड़ा हुआ है अभी, तो एक भैया मेरे साइड में खड़े थे, उनने पहले तो अपना गमछा डाल दिया इसके ऊपर कि माइक ना भीग जाए। फिर उनने एक बोरा लिया और बोरा भी डाल दिया कि गमछे से तो पानी चला जाएगा। और फिर वो मेरे बैग में लैपटॉप वगैरह था और ये सारी चीज़ें थी, दूसरे इक्विपमेंट थे, तो उनने मेरा बैग लिया और दौड़ लगा दी, मतलब उसको रेस्क्यू करने के लिए। और मैंने इसको अच्छे से जो बोरी में बांध के रखा था, मैंने भी दौड़ लगा दी। तो फिर हम लोगों ने बारिश में आगे जाके जब ये सब चीज़ों को सुरक्षित कर लिया, तो फिर से रिपोर्टिंग कंटिन्यू की। वो आपको देखने को मिलेगी, वो बड़ा मज़ेदार था। मतलब उन लोगों के लिए बड़ा बुरा लगा कि ये सब स्थिति है, स्कूल ऐसा है। मजेदार क्या लगा उसमें? मजेदार मेरे लिए लगा, मतलब मेमोरेबल। बच्चों का स्कूल पानी में डूबा हुआ है, ये तुम्हारे लिए मजेदार है? अरे नहीं, मुझे वो भाई जी की बात मजेदार लगी कि उन्होंने मेरा, मतलब कैसे यार, उन्होंने एकदम फुर्ती से, मैंने बोला भैया इस बैग का क्या करें, उन्होंने लिया और दौड़ लगा दी बैग और लेके। वो मुझसे भी मांगने लगे थे कि अरे आप अपना फोन दे दो। तो मैंने कहा नहीं, मैं आयुष की तरह मक्कार नहीं हूँ, मैं अपने हिस्से की दौड़ लगा सकता हूँ। अरे यार कितने अच्छे, मतलब मेरे पास एक हाथ में ये कैमरा किट थी, पीछे कंधे पे बैग था, तो उन्होंने वो बैग ले लिया, मैं इसको लेके भाग रहा था। वजन था उस बैग का? सत्य बोलना। जितना भी था, एक आदमी के कंधे मदद कर गए, तो अब क्या दिक्कत है उससे आपको? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर शारीरिक सौष्ठव भी तो तुम्हारा कुछ होना चाहिए। लोगों का बॉडी शेमिंग कर रहे हैं आप? नहीं, इसमें कोई बॉडी शेमिंग नहीं है। क्या है ये? क्या है ये? तुम्हारी निर्लज्जता से मैंने यवनिका हटा दी है। धूर्त। क्या हटा दी? यवनिका पर्दे को बोलते हैं। अच्छा। तो बहुत ही अलहदा किस्म की और प्रदूषण मुक्त आत्मीयता मिलती है कई जगह गांव में। जैसे जब ये बता रहे हैं, हम लोग स्कूल के बाहर शूट कर रहे थे, दौड़े, तो एक मकान था सड़क पे, उसके बाहर रुक गए, तब भी थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा था, तो मकान का बाहरी हिस्सा बना नहीं था। तो थोड़ी देर में वहाँ वो अंदर से लोग आ गए, अरे आप बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। तो वो जो भैया हैं वो लेबर का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, और एक भाई उनका कहीं बाहर कुछ करता है, तो वो अपने घर में ले गए अंदर। तो घर का बाहर का हिस्सा था, उसमें लेंटर वगैरह नहीं पड़ा था, पर अंदर के हिस्से में पड़ा था। तो वो एकदम कुर्सी देने लगे, बैठो बैठो बैठो, फिर खाट पे बैठ गए। तो एक बुजुर्ग थे, लेटे हुए थे, वो उठ के बैठ गए। तो मैंने कहा कि नहीं आप चाचा लेटे रहो, और मैं फिर बाकी लोगों से बात करने लगा। थोड़ी देर में वो चाचा बीड़ी और माचिस लेकर आए और बड़े सम्मान पूर्वक देने लगे। उनको लगा कि कोई गांव का व्यक्ति आया या किसी का रिश्तेदार आया है, और ये बड़े आदर की चीज़ होती है। मतलब बीड़ी पीना बुरी बात है, हम सब जानते हैं, पर वो
कोई उनके घर आया है, दरवाजे पे खड़ा था, अंदर आ गया, और मेरे साथ गांव के ही 8-10 लोग और रहे होंगे। फिर वहाँ लोग बताने लगे सिलेंडर रखा हुआ था और चूल्हा भी, कि सिलेंडर महंगा हो गया है तो सब्जी सिलेंडर पे बनाते हैं, चूल्हे पर रोटी बनाते हैं, है ना। तो पर मुझे ये बहुत ही वो चीज़ लगी। हम लोग वहाँ 5-10 मिनट रुके और फिर निकले वहाँ से, और वो बताने लगे गौशाला में चलिए, गौशाला की स्थिति ख़राब है। ये गौशाला की शिकायतें हमें कई गाँव में मिल रही हैं कि प्रधान के लेवल पे बड़ा भ्रष्टाचार होता है, और जिस उद्देश्य से गौशाला बनाई जा रही है वो पूरा नहीं हो रहा है। हाथरस में भी हमने एक गौशाला देखी जिसमें जानवर थे, उनके नीचे पैर पूरे कीचड़ में सने हुए थे, और बुरी स्थिति थी वहाँ पे, बहुत अच्छी नहीं थी। जो जिन लोगों के नाम लिखे हुए थे बोर्ड पे वो सब अनुपस्थित थे। तो ये एक अनुभव रहा गांव का। और फिर एक गांव में बैठे, वहाँ पंचायत चल रही थी और बहुत सारी चीज़ें, जंगली सुअर से परेशान हैं, आलू खोज जाते हैं सुअर, और भुट्टा मक्का जिसको बोलते हैं वो सब खा जाते हैं। तो वो भी एक तजुर्बा रहा। आयुष जी, आज आपने खूब सारी वो निपटाई, ब्रेड मक्खन खाई। और एक फूड रिव्यू यहाँ पे देना चाहूँगा। हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं, मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहे हैं, तो ज़्यादातर जगहों पे मिठाई के लिए हम लोग घेवर खिला रहे हैं। लेकिन मैं पूरी ईमानदारी से ये बात एक्सेप्ट करूँगा कि मथुरा का घेवर इन सब में से सबसे अच्छा था। सब लोग ये बात क्लेम कर रहे थे, किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता, लेकिन मथुरा में जो पीले रंग का घेवर हमने खाया वो ब्रिजवासी का, हाँ ब्रिजवासी का था वो। नहीं, वो नाम नहीं लेना चाहिए। क्यों? नाम जरूर लेना चाहिए, अगर किसी का घेवर अच्छा है तो ये कोई बात थोड़ी हुई। लेकिन आपने इसका मतलब अच्छा घेवर खाया नहीं है। आयुष जी, हमारे एक मित्र हैं, उनका नाम है मोनू जी। उरई का घेवर तो नहीं है अच्छा सबसे? नहीं, उरई का बता दीजिए, वो नॉस्टैल्जिया एक होता है बचपन का, उससे अच्छा तो कुछ लग ही नहीं सकता। नहीं, हमारे उरई में घेवर नहीं बनता। अच्छा, फिर बताइए। नाउ मे आई प्रोसीड जी। कैसा सस्ता 25 पैसे वाला ट्रोल हो गया है। तो आप यार सर, छोटे मोटे ट्रोल्स को आप ध्यान ही क्यों देते हैं? आपका असर क्या कह रहा है आपका असर नहीं कहा, मैंने कहा आप यार सर। ये अमित राज कहना चाह रहे हैं आपका असर। तो हमारे एक दोस्त हैं मोनू जी, रोहतक में रहते हैं मोनू जी, और हैं मैं चाहता हूं कि मैं जेरी जी आगे की कहानी बताएं जी। मैं उनसे एमडीयू में मिला था। क्या शानदार आदमी है यार वो। और ऑफिस आए थे तो खूब सारी मिठाई लेके आए थे। जब पहली बार ही मिला था उनसे, और उन्होंने हमें घेवर खिलाया है रोहतक में बड़ा बाजार का। क्या शानदार घेवर होता है भाई। और हरियाणा में, आप हरियाणा की शादियां मैंने कई सारी अटेंड की हैं। हरियाणा में आप जाओ तो 3 शादी में तो 3-4 सब्जियां होंगी, मेन कोर्स जो होगा 3-4 होगा। और मिठाइयों में जाओ तो ऐसे लाइन से मिठाइयाँ लगी होती हैं वहाँ पे। मिठाइयों के बहुत शौकीन है वो, मीठे के। और वो क्या बढ़िया घेवर खिला उन्होंने मेरे को। तो और मोनू जी हमको, तो हमारा जब कभी मीठा खाने का मन होता है ना हमारा, या पीपी वीपी का, तो हम सबसे पहली तकलीफ मोनू जी को देते हैं। तो मोनू वो घेवर के डब्बे लाता है, उसमें 2-3 तरह का घेवर होता है, और लाला मातूराम की गोहाना की जलेब, ये मुचंड जलेब होती है, ठीक है। और एक रोहतक में स्टेशन के पास गाजर का हलवा मिलता है। वो आपने वैसा हलवा खाया नहीं, क्योंकि उसमें गाजर के हलवे में थोड़ा सा मूंग दाल भी मिलाते हैं, तो ग्रेनी सा हो जाता है वो हलवा, बहुत टेस्टी लगता है। तो मोनू जी हमारे मिठाई मास्टर भी हैं। तो अब अगर तुम्हारा आचरण ठीक रहा तो मैं मोनू जो मिठाइयाँ मेरे लिए लेके आता है, मुझे क्योंकि खिलाने का शौक है मिठाइयाँ, तो तुम्हें भी कुछ मिल सकती है। जैसे जोधपुर की मिठाइयाँ, हा अद्भुत। मतलब जोधपुर आदमी सिर्फ एक दफा जाए और मिठाइयाँ खाए। वहाँ बहुत गर्मी भी होती है जोधपुर में, गर्मी ठंडी बहुत तेज होती है, ऐसा सुना है मैंने। उनकी मूर्खों को बर्दाश्त करने की क्षमता भी बहुत कम होती है। आप मुझे मूर्ख कह रहे हैं? नहीं, मैं आपको मूर्ख नहीं, उनकी क्षमता पर सवाल, मैं तो जोधपुर की बात कर रहा हूँ। वो जोधपुर की क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं कि जोधपुर की क्षमता ठीक नहीं है। उत्तर भारत का कोई भी शहर होगा, वहाँ खूब गर्मी और खूब ठंडी पड़ती है, अमूमन नहीं पड़ती है। तो नहीं, ऐसे मतलब मैंने सुना है कि जहाँ पे, मैं ये कहना चाह रहा था, आप सीधे मूर्ख कह दिए एकदम मुझे, कि
जहाँ पे ज़्यादा ठंडी गर्मी एक्सट्रीम वेदर जहाँ पे होती है वहाँ के लोग अच्छा खाना पसंद करते हैं, मसालेदार मीठा वीठा भी, और रंग बहुत पसंद करते हैं। मैं ये कहना चाह रहा था, आपने मूर्ख कह दिया। अरे ये तो अध्यापकों का स्नेह जताने का तरीका होता है, लेकिन आप आहत हो रहे हैं तो मैं अपनी टिप्पणी वापस लेता हूँ। मैंने आयुष जी, तब कहा कि मैं हाथ धो रहा हूँ। अच्छा, मैंने तो ये कहा कि आपने मूर्ख कह दी। सब पाले में नहीं खेल पाओगे। लेकिन जेएनयू पे आप आहत हो गए थे। नहीं, मुझे आई डोंट फाइंड इट फनी, इट्स नॉट फनी सीरियसली। डिस्कार्डिंग अ यूनिवर्सिटी जस्ट लाइक दिस। एक यूनिवर्सिटी दशकों की मेहनत से बनती है ना। इतने बड़े बड़े दिग्गज प्रोफेसर्स ने वहां पे पढ़ाया है ना। और जो लोग जेएनयू पर टिप्पणी करते हैं उनके आधों के तो तलुए घिस जाएंगे उसका एंट्रेंस निकालने में। ठीक है, क्यों देश के सबसे मुश्किल एंट्रेंस एग्जाम्स में से जेएनयू माना जाता है? कुछ तो बात होगी ना वहां पे। क्यों आईएएस आईपीएस सबसे ज्यादा इतने जेएनयू से निकलते हैं? अगर आप स्टूडेंट रेशियो देखें, क्यों इतने सिविल सर्वेंट निकलते हैं? क्यों इतने? आपको मैं बताऊं, मेरा 17 लोगों का बैच था एमए का, ठीक है। उनमें से 16 लोगों ने पहले अटेम्प्ट में यानी 3rd सेमेस्टर में यूजीसी का एग्जाम क्लियर किया था बिना किसी कोचिंग के। कोचिंग नहीं करते हम लोग। इसका मतलब है कि कहीं कुछ ठीक हो रहा है। तो ऐसे लापरवाही से कहते हैं आप जेएनयू की 10,000 कमियां बताइए, लेकिन देशद्रोही तो वो इसलिए ऑफेंड नहीं, वो टिप्पणी गलत है। इसलिए मुझे लगा कि एक मिनट में ऐसा क्या हुआ कि पानी मांग गया आयुष? दोस्ती बनी रहे। बहुत हार्ड। तो अब हम लोग आगरा आ गए हैं और बहुत इरादे हैं इस दफ़ा आगरा में आने के बाद। 2 दिन तो रिपोर्टिंग करनी है और अमित की सिट्टी बिट्टी गुम है, क्योंकि इनको पहले फिरोज़ाबाद की रिसर्च करने को बोल दी गई, फिर एकदम ऐन मौके पर कह दिया गया अभी कुछ घंटे पहले कि यार फिरोज़ाबाद तो मंडे करेंगे, अभी 2 दिन आगरा करेंगे और फिर 2 दिन का विश्राम रहेगा। तो 2 दिन जो विश्राम के हैं वो तो हम अपने हिसाब से बिताएंगे, पर 2 दिन में हमें क्या कवर करना चाहिए ये आप ज़रूर बताइए। और मैं एक अलग से वीडियो में बताऊंगा कि आगरा में हमारी एक भाभी जी हैं और उनको वो हमें खूब पैम्पर करती हैं, तो इसलिए हम उनको शक्तिमान कहते हैं। जैसे शक्तिमान सब चीज़ें मुहैया कराता था ना बच्चों को, एकदम असंभव चीज़ें संभव कर देता था। तो हमारी ऐसी शक्ति भाभी हैं, तो वो रही हैं आगरा में, तो उन्होंने हमें एक सूची बना के भेजी है। तो मैं एक ब्लॉग में आपको बताऊंगा कि 5 things 10 things to do when in आगरा, या मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आपकी कोई पार्टनर है, अगर ये मेरी तरफ कैमरा क्यों दिखा रहे हो? ये जेरी ने किया है, मैंने नहीं किया है। तुम किसकी टीम में हो बे? किसकी टीम में हो? दिखाओ वापस, वहां दिखा। तो अगर आपकी कोई पार्टनर है और नहीं है तो आई होप कि भविष्य में हो, क्योंकि प्रेम बहुत अद्भुत चीज़ है, अद्भुत जादुई जादू है ना। कुछ लोग इसके बारे में सुनते हैं और कुछ मतलब इतने उत्कृष्ट कोटि के ये कोटी नहीं कोटी। अरे यार ओ एडिटर प्रो, ठीक है। तो खैर मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि सभी उपयुक्त लोगों को प्रेम मिले, है ना। और प्रेम कैसा? अति सूधो सनेक को मार्ग है, वो वाला प्रेम है। क्या इसका थोड़ा सा ये एक छंद है कि इसमें है कि प्रेम का जो रास्ता है ना बहुत सीधा है, चतुराई नहीं चलती इस रास्ते में। तो उस ब्लॉग में हम आपको बताएंगे कि इफ यू वांट टू impress somebody, if you want to propose somebody, if you want to go on a date with somebody, and if you happen to be in Agra, then how can you plan that date? How can you plan that trip? A really romantic trip. with love guru Saurav Dwivedi। तो वो हमें हमारी भाभी जी ने, भाई साहब भाभी जी यहाँ पे रहे हैं, तो उन्होंने एक भेजा है कि आप ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि
कि वीकेंड पे हमारी पार्टनर भी यहाँ होंगी। तो या सो आई विल शेयर दोज डिटेल्स, और आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इस ब्लॉग के भी आखिरी में और उस ब्लॉग के भी कि क्या क्या चीज़ें हैं जो अलग अलग इलाकों से लोग आते हैं यहाँ पे प्रेम की निशानी देखने के लिए ताजमहल को। तो क्या क्या कर सकते हैं आगरा और उसके इर्द गिर्द। आगरा है, फतेहपुर सीकरी है, सिकंदरा है। फतेहपुर सीकरी गए हैं कभी आप आयुष जी? नहीं, बस ऐसे सुना है। क्या सुना है? किताबों बहुत बढ़िया, वहाँ पे इमारतों में कारीगरी टाइप का कुछ किया गया है। अरे वो जो परदेश के 1-2 सीन वहाँ शूट हुए हैं। शाबाश हैं? शाबाश, जमाना बीत गया वरना हम अपने सच्चे मोतियों की माला यूं तोड़ के फेंक देते कि तुम्हारे हाथों दान हो। ये सच में है ना? नहीं तो ये 13 नवैया 108 टाइप का। ये तो मैं तुम्हारे लिए एक टी शर्ट बनवाऊंगा, 13 नवैया 108। बिल्कुल। हाँ, फतेहपुर सीकरी वही जगह है जहाँ पे प्रदेश के कुछ हिस्से शूट हुए, जहाँ पे जोधा अकबर के हिस्से शूट हुए। और अब एक वक्त के लिए वो अकबर की रिहाइश हुआ करती थी। हालांकि बाद में पानी की समस्या के चलते अकबर भी वहाँ से मूव होके आगरा आ गए थे, और वहाँ पे दरगाह वगैरह भी है। तो फतेहपुर सीकरी भी जा सकते हैं, आगरा भी है। तो करेंगे, चिल करेंगे, 2 दिन काम करेंगे हपक के, और फिर 2 दिन चिल करेंगे। 6 दिन हो गए काम के, तो 6 दिन के बाद 2 दिन का आराम। ठीक है हर्ष जी? ठीक। तो अब विश्राम किया जाए। बढ़िया। कई लोगों को ये भी उत्सुकता हो रही होगी कि ये सब लोगों के माथे पे टीका लगा है, मेरे क्यों नहीं? हाँ, अरे आप तो हाँ प्लीज। जेएनयू से। तो मैं इस देव दर्शन के बाद कहीं गया था, मेरे भी माथे पे टीका लगा था, और नहीं भी लगा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि टीका लगाने से, माला फेरने से, दाढ़ी बढ़ाने से, टोपी लगाने से ईश्वर नाम के तत्व से प्राप्ति की कोई गारंटी नहीं होती। कबीरदास जी बहुत चीज़ें लिख गए हैं इन सब चीज़ों में। तो जो कोई लगाता भी है तो उसकी श्रद्धा। तो मैं उसके बाद एक जगह गया था, तो मैंने मुँह धोया, तो उस क्रम में आयुष टीका लगाने का कुछ फायदा बता दो यार। चंदन के कुछ खुशबू आ रही है यार, और जब उनने लगाया था तो ठंडा हो गया था एकदम। इनने आते ही पूछा तुम थक गए होगे व्लॉग शूट करें? मैंने कहा नहीं, चंदन लगाने के बाद एकदम आदमी। हाँ, और चंदन का एक फायदा और भी होता है कि अगर आप चंदन लगा लो तो विष से भरे हुए भुजंग आपको किसके लिए कह रहे हैं? मेरे लिए मैंने चंदन लगाया है, तो भुजंग कौन हुआ यहाँ पे? विष से भरे हुए जो भुजंग हैं वो आपको प्रभावित नहीं कर पाते हैं। आपने सुना होगा कि चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। तो चंदन बहुत दिव्य चीज़ है। इनफैक्ट मुझे अपने पुरखों की ये कुछ चीज़ें बड़ी कमाल की लगती हैं कि मस्तिष्क में शीतलता रहे, इसके लिए वो जो चंदन की लकड़ी है जिसको हम पत्थर पे उसका लेप करके वो लगाते हैं, तो उससे शीतलता रहती है। अरे ऐसे ही कुछ एक तुलसीदास का भी है ना, कि तुलसीदास चंदन घिसे, बड़ा अच्छा लगा था, मैं भूल गया हूँ लेकिन। हाँ, ये प्रसंग ये है, ऐसी मान्यता है कि राम जी के भक्त, परम भक्त तुलसीदास जी, और वो चित्रकूट में थे। तो उनको था कि मुझे राम लक्ष्मण जी के दर्शन करने, और हनुमान जी के भी वो बड़े परम भक्त थे। तो कुछ बच्चे आए और उनसे बाबा टीका लगा दो, टीका लगवा के चले गए। फिर ऐसी मान्यता है कि उनका हनुमान जी समाध हुआ। बोले आपने तो कहा था दर्शन होंगे। हनुमान जी बोले अरे वो आए तो थे, तो बोले हमें पता ही नहीं चला। तो अगली दफ़ा फिर वो बच्चे आए, बाल रूप में आए भगवान राम और लक्ष्मण। तो तुलसीदास जी फिर अपना चंदन घिसने लगे। ऐसे बहुत सारे लोग आ रहे थे, उन्होंने कहा बाबा हमें चंदन लगा दो। तो हनुमान जी को लगा कि यार तो बाबा जी फिर भूल जाएंगे। तो वो शायद वानर रूप में या तोते के रूप में, मुझे पता नहीं, क्योंकि ये सब लोक श्रुतियाँ हैं, बदलती रहती है। तो उन्होंने ये दोहा का कहते हैं कि हनुमान जी ने पढ़ा कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर। ये है, तो उनको आभास हो जाए कि भाई अब जो तुमसे तिलक ले रहा है वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। ऐसी ये मान्यता है।
ये मैंने चित्रकूट में ही सुनी थी वैसे। मेरी एक चाची उनने ये बताई थी कि ये वाले घाट पे ये हुआ था जो आपने कहानी सुनी। तो इसको खत्म करते हैं। चलिए, आप लोग अपना ख्याल रखिए और बाकी पॉलिटिकल इंसाइट्स वाली रिपोर्टिंग आप देखते रहिए, औरों को भी बताइए। एक चीज़ आपको और बता दूं कि कई रपटे हैं, जैरी जी थक के बैठ गए। कई रपटे हैं जो हम लल्लन टॉप के मेन चैनल पे नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ लल्लन टॉप यूपी पे हैं। तो आपके भी जिन दोस्तों को पॉलिटिकल रिपोर्टिंग में दिलचस्पी हो, उनको लल्लन टॉप यूपी सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बोलिएगा। थैंक यू, गुड नाइट।